नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस अंक में इस वीडियो में मैं आपको कृषि बिल यानी फार्म बिल 2020 के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 2020 कृषि फार्म बिल 2020 बनाया था, जिसको आप लोगों ने नहीं देखा तो आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को। ये पार्ट 2 है, जिससे मैं और भी अच्छा से विस्तार से काफ़ी रिसर्च करने के बाद मेहनत के बाद मैं इस वीडियो को बनाया है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कल 8 दिसंबर है और पूरा भारत बंद का आह्वान कृषक मित्रों के द्वारा किया गया, जिनको मैं कहूं तो वो धरती पुत्र हैं, धरती माता के सुपुत्र हैं, जिन्होंने हम सभी को जीवित रखने के लिए, हमारे पीढ़ियों को, हमारे देश के नागरिकों को करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। तो हर कोई उनके पक्ष में खड़ा होना चाहता है, चाहे वो कानून क्यों ना सही हो उनके लिए या गलत हो। लेकिन सरकार को इसमें कुछ आवश्यक ही सोच समझ के या किसानों को हित में रखते हुए किसानों से बातचीत के साथ इस बिल को लाना चाहिए। किंतु अचानक से लाने के बाद किसान भी सही होते हुए भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उसको वापस लेने की मांग लगातार कर रहे हैं। और मैं कहूँ तो आज 12वां दिन देश भर में जो है किसान आंदोलन पर खड़े हैं और अपना जो है मांगों को के लिए पूरा एकदम जी जान लगा कर बैठे हुए हैं। किंतु सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि नहीं, इस कानून को किसी तरह से पारित कर दिया जाए ताकि भारतीय किसानों को उनके उचित फसलों का मूल्य मिल जाए। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। वो चाह रहे हैं कि कोई भी तरह का संशोधन के बिना ही इसको वापस लिया जाए। तो क्या है कृषि कानून, उसके बारे में विस्तार से आपको बता दूं कि पहले कानून क्या था। 1955 में आवश्यक वस्तु कानून लाया गया। इसमें आवश्यक वस्तुओं को जमाखोरी रोकने के लिए प्रावधान था। किस सामान को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में जोड़ने का मतलब है सरकार उस वस्तु की कीमत, उसका उत्पादन, उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। ऐसा अक्सर प्याज और दालों में दाम बढ़ने में देखा जाता है। नए कानून में क्या है, अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन और तिल की सप्लाई पर अति साधारण परिस्थिति, शुद्ध अकाल, कीमतों की अप्रत्याशित उछाल या फिर गंभीर प्राकृतिक आपदा में ही सरकार नियंत्रण लाएगी। जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है, मतलब व्यापारी कितना भी अनाज, दालें, तिलहन जमा कर रख सकते हैं। विरोध क्यों? इस कानून को लेकर किसान का कहना है कि ये तो व्यापारियों को स्टॉक करने का अधिकार देने वाला बिल है। आशंका है कि किसान से व्यापारी रास्ते में फसल खरीदेंगे और स्टॉक करके महंगे दामों पर आम आदमी को बेचेंगे। इससे व्यापारियों को किसान की फसल से लेकर बाजार तक कब्जा हो जाएगा। तो एक तरफ से देखा जाए तो किसान भी चाह रहे हैं कि नहीं, उनको इस तरह का बिल से या उनके बारे में कुछ बताए बिना किसी बिल को पास कर दिया गया। ये लोगों के हित में भी नहीं है। जिस तरह से बताया गया है कि स्टॉक जो है बढ़ा देंगे बिचौलिए, इस तरह से क्या होगा, वो बाजार में शॉर्ट कर जाएगा। दूसरा कानून क्या है? पहले कानून क्या था, MPSC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी को सरल भाषा में मंडी कहते हैं। यहाँ उत्पादन बेचने पर राज्य सरकारें व्यापारियों से टैक्स लेती है और मंडियों का संचालन करती है। सरकारी खरीद भी इन मंडियों से ही होती है। हर राज्य में इससे जुड़े PMC MPSC एक्ट भी होता है। नए कानून में क्या है? नए कानून में अब मंडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। किसान APMC मंडी के बाहर भी अपना उत्पाद बेच सकते हैं। वो दूसरे जिलों या राज्यों में भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। इसके लिए उनको या उनके खरीदारों को APMC मंडियों से कोई फीस भी देनी नहीं होगी। विरोध क्यों हो रहा है? तो मैं साफ तौर बता दूं कि ज़्यादा विरोध इसी बिल से है। सरकार का कहना है कि हम यानी सरकारी खरीद जो मंडियों से होती है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य देना जारी रहेगा। किसान का तर्क है कि जब आप पूरे देश में खरीद बिक्री का नियम ला रहे हैं तो निजी क्षेत्र में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर आया है। सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। तीसरा कानून, पहले कानून क्या था? इस बिल में सबसे पहले किसान और व्यापारी में एग्रीमेंट होता था, लेकिन कोई ऐसा कानून तरीका नहीं था कि सबसे पहले शिकायत कहाँ करे। मतलब किसान या व्यापारी थाने में भी शिकायत कर सकता था और सीधे कोर्ट भी जा सकता था। नए कानून में क्या है? यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वैधता प्रदान करता है। फसल को ओनरशिप किसान के पास रहेगी और उत्पादन के बाद व्यापारी को तय सीमा या तय कीमत पर उत्पाद खरीदना होगा। कोई विवाद होता है तो SDM, फिर कलेक्टर या उसके बाद कोर्ट में शिकायत की जाएगी। तो पहले डायरेक्ट कोर्ट जा सकता था, लेकिन अभी क्या है, SDM और उसके बाद कलेक्टर के बाद कोर्ट जा सकता है। विरोध क्यों हो रहा है? तो कानून के जानकारों का कहना है कि विवाद निराकरण का तरीका गलत है, क्योंकि शिकायत निपटारे की समय सीमा तय नहीं है। किसान इतना स्मार्ट नहीं कि खुद केस को लड़ सके, जबकि कंपनी तो अपना
अपना वकील खड़ा करके किसान को उलझा देगी। तो बहुत बड़ा एक सवाल उभर कर आया है कि किसान उनको हित में, या किसान उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं और इस तरह का कानून के पेच में नहीं फंसना चाहते हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने अपने साधारण से और सावधानीपूर्वक और शांतिपूर्वक उन्होंने अपना मांगों को रखा है। सरकार को चाहिए कि उसमें कोई बदलाव जरूर कर सके। तो कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020, इस विधेयक को क्या कहा गया? कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020। इसमें किसानों को फसल बेचने से जुड़ी कई आज़ादी मिली है। किसान मनचाही जगह पर अपने फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि एपीएमसी के दायरे में से बाहर भी फसलों की खरीद बिक्री संभव है। साथ ही फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन बिक्री की भी अनुमति होगी। इससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। यानी किसानों के हित में ये सब काम किया जा रहा है। और खास करके देखा जाए तो किसानों के लिए बनाया गया था, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि भारत में किसान जो है काफ़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन करते हैं, लेकिन उनको कुछ या फिर उचित राशि, लागत राशि नहीं मिल पाती। तो लास्ट में क्या करते हैं, अंतिम रूप से वो सड़कों में फेंक देते हैं या उस पर ट्रैक्टर से उसको कुचल देते हैं, क्योंकि उनको उचित मुआवजा या राशि नहीं मिल पाती और खरीदार भी नहीं मिलते हैं। तो देश में बहुत बड़ी समस्या ये है, इसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कृषि बिल से इस समस्या को दूर किया जा सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं मूल आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण संरक्षण अनुरोध विधेयक 2020। इस बिल में देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिचौलिया राज खत्म होगा। तो काफ़ी अच्छा ये कानून बनाया गया है। और ख़ास करके जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों को बेवकूफ़ बनाकर उनको उचित दाम नहीं देते हैं, उनसे सस्ते दामों में खरीद लेते हैं, फिर वो मंडियों में या राज्य के मंडियों में भेजकर अच्छा खासा पैसा उगाही करते हैं। तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। हर धंधा में बिचौलिया शामिल हो चुका है। तो देश में कृषि में और किसानों के व्यापार में बिचौलिया जो है बहुत बड़े हावी बनकर उभरे हैं। तो सरकार ने कुछ काफ़ी सोच समझ के बाद ही ये निर्णय लिया है, लेकिन आम आदमी को और किसानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। यदि वो पहले से शामिल करते, किसानों को समझा देते, तो इस तरह का नौबत देखने को नहीं मिलती। और किसान भी चाह रहे हैं कि उनको उचित मुआवजा मिल सके, क्योंकि बहुत सारे किसान जो है उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं होती है, तो वो कम ज़मीन पर ही खेती कर पाते हैं। तो उनको उचित या फिर बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा बेचने खरीदने के लिए। तो तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवश्यक यानी नेसेसरी गुड्स एक्ट को 1955 में बनाया गया था। अब खाद्य तेल, तिलहन आदि, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों को पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। बहुत ज़रूरी होने पर ही इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय आपदा, सूखा जैसी अपरिहार्य स्थितियाँ शामिल है। प्रोसेसर या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए ऐसे कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं है। उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक विरोध हो रहा है इस कृषि बिल को देखते हुए। कृषि विशेषज्ञ देवी शर्मा कहते हैं कि पंजाब में 1840 खरीद केंद्र है, यानी मंडी है। मंडी में 6% टैक्स लगता है, जिससे मंडियों में सुविधा दी जाती है। मंडियों के रास्ते बनाए गए हैं। और पंजाब हरियाणा में लगभग 80-85% किसान MSP पर फसल बेचते हैं। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सबसे ज़्यादा गुस्सा यहीं के किसानों में होता है। तो पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक ये विरोध देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूँगी कि साफ तौर पे कि 10 राज्यों में, जिसमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल भी शामिल है और बिहार भी। और मैं कुछ और बात करूँ कि पंजाब में होने वाला गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही FCI द्वारा किया जाता है या फिर FCI उसे खरीदता है। साल 2019-20 के दौरान रबी की मार्केटिंग सीजन में केंद्र द्वारा खरीदे गए करीब 341 लाख टन मेट्रिक टन गेहूं में से 130 लाख मेट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति पंजाब ने की थी। तो मोटे तौर पर देखा जाए कि पंजाब जो है गेहूं और चावल का सबसे बड़ा पैदा करने वाला FCI के द्वारा किया जाता है, एक तरह से मोटे तौर पर।
तो कल भारत बंद का आह्वान कर दिया गया। जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, वाम दल है, सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। विपक्षी दलों के अलावा देश भर के तमाम मजदूर संगठन, बैंक कर्मचारी के संगठन, सफाई कर्मियों और संगठनों ने किसानों को समर्थन देने का ऐलान किया। यूनियन की सरकार ने इसे जल्द सुलझाने का आग्रह किया है। सांसद किसी आंदोलन की वजह से दूसरे राज्यों में दिल्ली आने वाली ज़्यादा सड़कें बंद कर दी गई है। जो खुली है वहाँ जबरदस्त चेकिंग की वजह से दिन भर जाम के हालात बन रहे हैं। तो आप सफ़र करने की कोशिश कर रहे हो तो इसमें ना जाएं, क्योंकि भारत में देश भर में जो है 12वें दिन से लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। कल जो है पूरा भारत बंद करने का आह्वान रखा गया है। तो काफ़ी सरकार को इससे नुकसान होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ जानकारियाँ। प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों को से खरीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को करीब 2.5% कमीशन का घाटा होगा। साथ ही राज्य भी अपना 6% कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी खरीद पर लगाता आया है। देवेंद्र कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में यह होगा कि धीरे धीरे मंडियां खत्म होने लगेंगी। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो प्रदर्शनकारी जो है अभी तक से शांतिपूर्ण से कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या है क्या नहीं होने वाला उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। किंतु जो है प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करें और शांतिपूर्वक अपना घर भी चले जाएं। सभी लोगों की यही सोच है। आगे देखते हैं और कुछ जानकारियां मैं आपको दे दूं जाते जाते कि कृषि बिल जो है इतनी आसानी से देश में पास नहीं होने वाली है। उसके लिए किसानों को एक अलग कमेटी बिठाकर उसको गांव स्तर पे उनको समझाना होगा, उनको बतलाना होगा, तभी संभव है कि ये मिल सकता है। नेक्स्ट मैं और बता दूं कि ये कृषि बिल उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। अनुबंधित किसान को गुणवत्ता वाले बीज आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीक सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो एक बहुत बड़ी, मोटे तौर पर देखा जाए तो ये बिल है जो है कृषि उत्पादों की बिक्री, सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म और खुदरा विक्रेताओं निर्यातकों के साथ किसान को जोड़ने के लिए सशक्त करता है। यानी जो भी किसान है वो अपना सामान को इनडायरेक्टली डायरेक्टली गुल के माध्यम से या ट्रक या किसी भी तरह के माध्यम से जहाँ पे जिनका कांटेक्ट हो उसमें जाके वो बेच सकते हैं। हाल ही में झारखंड में देखा गया कि 7,000 टन मूली को ट्रक के द्वारा कुचल दिया गया। इस तरह का केस लगातार आए दिन देखने को मिलता है कि वो जो है किसान जो है उनको उचित उनके फसलों का मुआवजा या राशि नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से उनको तोड़ देना पड़ता है। लोकसभा में कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020 को पारित हुआ। यह एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि ये कानून न केवल किसानों को सशक्त बनाएंगे, बल्कि ये किसानों और व्यापारियों के लिए एक समान व युक्त पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे, जिससे अनुकूल प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार पारदर्शिता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि किसान पहली बार अपने खेतों से सीधे बिक्री कर सकते हैं। उनके भीतर व्यापारियों के शोषण के जोखिम के बिना उद्यम स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होगी। तो ये किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्म के बारे में मैं और कुछ बता दूं। तो मैंने भी पहले कुछ बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्म के बारे में 12वीं बता दूं कि नए कृषि कानून में सरकार ने छीन लिया है किसानों को जाने का अधिकार, इसे भी खत्म करने की मांग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और कंपनी के बीच विवाद होने की सूरत में एसडीएम करेगा। फैसला सिर्फ डीएम के यहाँ हो सकेगी, अपील कोर्ट में नहीं जा सकेंगे किसान। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी अच्छा खासा किसानों के लिए एक फ़ायदे है। जिसके पास कम ज़मीन है, 2 एकड़ 3 एकड़ तक
ज़मीन है या उससे कम है मीटर में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, चाहे वो छोटे छोटे कंपनियों को या दूसरे को दे करके अपना लाभ कमा सकते हैं। मैं कुछ और बता दूं आपको कि बिल को लेकर किसान सरकार पर क्या आरोप लगा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि किसानों में से जुड़े 3 बिल लाकर सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है। किसानों के मुताबिक सरकार समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म करना चाहती है। सरकार बिलों के जरिए मंडियों को खत्म करना चाहती है। सरकार कृषि मित्रों के में बड़ी कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती है। ये तो कुछ जो है सरकार का रवैया इसमें है, किंतु कृषक मित्र यानी किसान भी और जो है अपना दमखम के साथ लगे हुए हैं और वो जाना नहीं चाह रहे हैं। तो ये था कृषि बिल के बारे में। आई होप नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक नया वीडियो के साथ में फिर आऊँगा। तब तक के लिए सभी से आप अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप एक बार अवश्य देखें। अब मैं आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लेना और आने वाला प्रेस आइकन बेल आइकन दबा देना ताकि आपको समय में तमाम तरह की जानकारियाँ मिल सके। सबसे पहले नोटिफिकेशन को भी चालू कर देना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।